साथियों, एक बार पुनः आप सभी का विरासत एकेडमी में स्वागत करते हैं। तो साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए थे 2023 के प्रश्न पत्र पर चर्चा किए थे हम लोग पीजी हिंदी के लिए। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस कड़ी में आज हम लोग शुरू करना है 2024 का प्रश्न पत्र, यानी एनटीए द्वारा जो पूछा गया था 2024 में प्रश्न पत्र, उस पेपर पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं साथियों। तो आज का जो हमारा पेपर है वो सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 2024 में, उसका विस्तार से हम लोग उसका संपूर्ण हल करेंगे। उसका एक एक प्रश्न देखेंगे, किस तरह के प्रश्न आते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था आपने कि 2023 में किस तरह के प्रश्न आए थे और एक एक प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की थी, किया था हम लोगों ने। फिर आज के वीडियो में हम लोग 2024 के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पेपर है 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 21 मार्च का, 21 मार्च वाला पेपर है हम लोग का। तो साथियों, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। एक एक प्रश्न को बहुत बारीक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे किस किस यूनिट से किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सब पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ और आज की शुरुआत करते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं साथियों हम लोग अपने पहले प्रश्न से। जो हमारा पहला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय क्या माना है, यानी काल विभाजन और नामकरण से संबंधित जो हमारा ये प्रश्न है। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि मिस्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल को क्या माना है। मिस्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल को क्या माना है, ये जो हमारा आज का प्रश्न है। और यहाँ से पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय पूछ रहा है जो मिस्र बंधु, चूंकि हम लोग पहले मिस्र बंधु का काल विभाजन देख लेते हैं। मिस्र बंधु का काल विभाजन, मिस्र बंधु का काल विभाजन देख लेते हैं। तो इनकी एक पुस्तक जिसकी चर्चा हम लोग किए थे और आज भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने जो इतिहास की पुस्तक लिखी, साहित्य इतिहास की जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था मिस्र बंधु विनोद, यानी मिस्र बंधु विनोद नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और मिस्र बंधु में 3 भाई आते थे। 3 भाइयों ने मिलकर के उस किताब की रचना की, जिसमें लगभग 5,000 कवियों को, कितने, लगभग 5,000 कवियों की, यानी 4,591 92 कवियों को इन्होंने संग्रहित किया, उनका जीवन चरित्र लिखा और एकदम सटीक तरह से उसके विषय में लिखा है। क्योंकि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना इतिहास लिख रहे होते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखे हैं, उसमें बाकायदा ये चीज़ नोटिस की है, ये चीज़ लिखे हैं बाकायदा कि हमने जो जितने साहित्यिक परिचय हैं, जितने मतलब जीवन से संबंधित परिचय, जीवन परिचय जो है कवियों का, वो हमने मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। जो मिस्र बंधु जिसकी रचना किए थे मिस्र बंधु विनोद की, तो उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन कवियों का परिचय उठाया है। तो इसमें ये जो 3 खंडों में मिस्र बंधु, 4 भागों में लिखा गया था मिस्र बंधु विनोद, उसमें से जो 3 भाग थे मिस्र बंधु विनोद के 1913 ईस्वी में प्रकाशित हो गए थे। और जो चौथा भाग आया था, चौथा भाग वो आया था 1934 ईस्वी में, यानी जो चौथा भाग आया था वो आया था 1934 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मिस्र बंधुओं ने किस किस तरह के काल विभाजन किए हैं। तो मिस्र बंधुओं ने साथियों, मिस्र बंधु ने जो है काल विभाजन, नामकरण एवं काल विभाजन देख लेते हैं। मिस्र बंधु का नामकरण या काल विभाजन, नामकरण या काल विभाजन, तो 5 भागों में इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को विभाजित किया है। सबसे पहले इन्होंने जो आदिकाल है, आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। प्रारंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। और प्रारंभिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व प्रारंभिक, यानी पहला जो काल इन्होंने विभाजित किया है वो है पूर्व प्रारंभिक। और दूसरा इन्होंने जो विभाजन किया इसी में, उसका विभाजन जो इन्होंने किया है वो किया है, पहला की विभाजन किया है पूर्व प्रारंभिक के नामकरण से, और दूसरा विभाजन इन्होंने किया है उत्तरारंभिक काल के नाम से इन्होंने विभाजन किया है। और जो पहले जो पूर्व प्रारंभिक का समय माना है वो 700 से 1343 विक्रमी तक, यानी संवत 700 से 1343 विक्रमी तक इन्होंने आदिकाल में इन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल नामकरण दिया। जो प्रारंभिक काल इन्होंने आदिकाल को नाम दिया। तो प्रारंभिक काल में जो 2 भाग करते हैं मिस्र बंधु, जिसमें
चूंकि मिश्र बंधुओं में 3 भाई आते हैं, जिसमें से गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, 3 लोगों ने मिलकर के इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की, जिसमें नामकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है इन्होंने, और प्रारंभिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है। एक विभाजित किया है पूर्व प्रारंभिक काल में, जो 700 से 1343 विक्रमी तक चला है, और जो इनका उत्तर आरंभिक काल है वो 343 विक्रमी से 1444 विक्रमी तक। यानी इन्होंने जो विभाजन किया है उत्तर आरंभिक काल का 1343 विक्रमी से 1444 विक्रमी तक। उसके बाद इन्होंने जो भक्ति काल का नामकरण किया है, भक्ति काल को माध्यमिक काल इन्होंने विभाजित किया है। यानी इनका जो विभाजन है, पहले विभाजन देख लेते हैं। माध्यमिक काल से काल नाम दिया है इन्होंने। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक का नाम दिया है पूर्व माध्यमिक काल, पहला जो इन्होंने नाम दिया है पूर्व माध्यमिक काल, और साथियों जो दूसरा इन्होंने नाम दिया है, दूसरा नाम दिया है प्रौढ़ माध्यमिक काल। जो हम लोग का प्रश्न पूछ रहा था, पहले ही प्रश्न में चर्चा किया था कि आखिर जो मिश्र बंधु थे वो प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय सीमा उनकी क्या थी। तो पहले हम लोग उनका विभाजन देख रहे हैं। तो जो माध्यमिक काल था, माध्यमिक काल में 2 भाग इन्होंने किया, जिसमें पहला भाग था इनका पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा भाग था प्रौढ़ माध्यमिक काल। दूसरा भाग था प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो जो इनका समय था पूर्व माध्यमिक काल का, वो इनका जो समय था 1445 ईस्वी से 1445 विक्रमी से 1560 विक्रमी तक। 1560 विक्रमी तक, यानी 1445 से 1560 विक्रमी तक इनका जो पूर्व माध्यमिक काल का समय था। और जो प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय था वो था 1561 से 1680 विक्रमी तक। यानी 1561 से 1680 विक्रमी तक इनका जो समय था वो था प्रौढ़ माध्यमिक काल का। और जो पूर्व माध्यमिक काल का समय था वो 1445 ईस्वी से 1445 विक्रमी से 1560 विक्रमी तक इन्होंने पूर्व माध्यमिक काल को समय रखा। और प्रौढ़ माध्यमिक काल का जो इन्होंने जो नामकरण किया, जो समय सीमा रखी इसकी, वो 1561 विक्रमी से संवत 1561 से 1680 विक्रमी तक। और इनका जो अगला पड़ाव था, जो रीतिकाल का बंटवारा हम लोग करते हैं रीतिकाल के नाम से जिसे जानते हैं, उसको मिश्र बंधु ने किस नाम से जाना? उसको मिश्र बंधुओं ने नाम दिया अलंकृत काल। अलंकृत काल नाम दिया है रीतिकाल को। और ये प्रश्न पूछता भी है, रीतिकाल का नामकरण मिश्र बंधुओं ने किस नाम से किया? तो वो हम लोग का जो नामकरण है वो अलंकृत काल से मिश्र बंधुओं में नामकरण किया है इसका। और इसको भी इन्होंने साथियों 2 भागों में विभाजित कर लिया है। यानी जितने भी इन्होंने काल विभाजन किए हैं, उसने प्रत्येक काल को एक उत्तर आरंभिक में और एक पूर्व आरंभिक काल, ऐसे करके उत्तर और पूर्व 2 भागों में बांट दिया है। यानी प्रारंभ में जो था उस काल में जो पहले की रचनाएं हो रही थी, उस समय के जो काल था उसको पूर्व में बांट दिया, और जो उसी काल में जो बाद की रचनाएं हो रही थी उसको उत्तर या पश्चात के भागों में बांट दिया है। तो अलंकृत काल में देखते हैं। तो अलंकृत काल का इन्होंने 2 भागों में विभाजन किया है, जिसमें से पहला भाग इनका पूर्वालंकृत काल है। पहला जो भाग है, पहला इन्होंने विभाजन किया वो पूर्वालंकृत काल। और जो इन्होंने दूसरा विभाजन किया वो विभाजन किया उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत काल। यानी इन्होंने जो रीतिकाल है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम तो दिया, लेकिन इसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक दिया पूर्वालंकृत काल और दूसरा दिया उत्तरालंकृत काल। तो जो पूर्वालंकृत काल का समय है वो संवत 1681 से 1790 विक्रमी तक है। संवत 1681 से 1790 विक्रमी तक। और जो उत्तरालंकृत काल है वो 1790 विक्रमी या 1791 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक दिया है। यानी संवत 1791 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक इन्होंने काल विभाजन किया है। और यहाँ तक तो इन्होंने 3 कालों को बांट दिया, 2-2 भाग में 6 भाग कर दिया। उसके बाद से जो इनका चौथा था, चौथे को नाम दिया है इन्होंने, जो 3 भाग शुरू के किए, एक प्रारंभिक काल और दूसरा नाम दिया माध्यमिक काल और तीसरा नाम दिया अलंकृत काल। और इसके बाद अंत वाले जो चौथा इन्होंने विभाजन किया वो नाम दिया परिवर्तन काल के नाम से। चौथा जो नाम दिया वो नाम दिया परिवर्तन काल के नाम से। और जो परिवर्तन काल का इन्होंने समय सीमा बताया वो बताया 1889 विक्रमी से, यानी संवत 1889 से 1924 विक्रमी तक। यानी 1924 विक्रमी तक इन्होंने समय दिया है प्रारंभिक काल का। उसके बाद से साथियों इन्होंने 5वां जो विभाजन किया वो किया वर्तमान काल के नाम से। वर्तमान काल के नाम से इन्होंने विभाजन किया, और जो 1926 संवत से अब तक इन्होंने माना है अब तक।
तो इस तरह हमने मिश्र बंधु का देखा कि 5 भागों में इन्होंने काल विभाजन किया है, जिसमें से पहला भाग इन्होंने प्रारंभिक काल दिया, दूसरा माध्यमिक काल दिया, और इन्होंने जो तीसरा नाम दिया वो दिया अलंकृत काल, और चौथा नाम दिया परिवर्तन काल का, और जो पांचवा नाम दिया है वो दिया है वर्तमान काल का। जो पांचवा नाम दिया है वो दिया है वर्तमान काल का, जिसमें प्रारंभिक काल की बात करें तो प्रारंभिक काल में भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया इसको। पहला नाम दिया पूर्व प्रारंभिक काल का, जो संवत 700 से 1343 विक्रमी तक इसका विभाजन किया है। उसके बाद से इसमें दूसरा जो विभाजन किया है प्रारंभिक काल में ही, वो किया है उत्तरारंभिक काल के नाम से। किस नाम से? उत्तरारंभिक काल के नाम से। और इसकी जो समय सीमा बताई वो 1343 से 1444 विक्रमी तक बताई है। और उसके बाद से इन्होंने जो दूसरा विभाजन किया है वो माध्यमिक काल के नाम से किया है, जिसमें भक्ति काल की जो हम लोग बात करते हैं उसका इन्होंने नामकरण माध्यमिक काल से किया, जिसमें दो भाग इन्होंने भी दो भागों में विभाजित किया इसको भी। और इस तरह से इन्होंने पूर्व माध्यमिक काल रखा और प्रौढ़ माध्यमिक काल रखा। पूर्व माध्यमिक काल का जो समय रहा वो रहा 1445 विक्रमी से 1560 विक्रमी तक। उसके बाद से जो प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय रहा है वो रहा है 1561 विक्रमी से 1680 विक्रमी तक। और चूंकि हम लोग का जो प्रश्न पूछ रहा था, प्रश्न यही पूछ रहा था कि मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय कहाँ से कहाँ तक माना है, तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1561 से 1680 विक्रमी तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो इसमें प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न दिया है साथियों, दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक जो नाम दे दिया है रीतिकाल का, अभी जो जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, मिश्र बंधु को नाम लेकर के जो रीतिकाल का इन्होंने अलंकृत नाम दिया है, अलंकृत काल नामकरण किया है। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि अगला जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि काल का नाम दे दिया है कि रीतिकाल का नाम किस किस विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है रीतिकाल का, और उस आधार पर उसका नामकरण करने वाले का, नामकरणकर्ता का नाम पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें पहला जो दिया है रीतिकाव्य। रीतिकाव्य नाम किसने दिया, अलंकृत काल किसने कहा, कला काल किसने कहा और रीतिकाल किसने कहा। क्योंकि हम लोग पिछले प्रश्न पत्र को जब हल कर रहे थे तो वहाँ देखे थे कि जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इनका जो पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने एक किताब लिखा और इस किताब का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस नाम से इन्होंने किताब लिखी और उसमें जो इन्होंने जो रीतिकाल का नाम दिया, रीतिकाल का जो इन्होंने नाम दिया वो दिया है रीतिकाव्य नाम दिया है, रीतिकाव्य नाम दिया है। तो जो ये जो रीतिकाव्य नामकरण है, जो रीतिकाव्य नाम जिन्होंने दिया है वो दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया है। और ये जो इनकी पुस्तक छपी, एक मिनट, जैसे अब यहाँ रीतिकाल के नामकरण की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रीतिकाल के नामकरण की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीतिकाव्य की तरफ, रीतिकाव्य की तरफ देखते हैं। तो रीतिकाव्य जो नामकरण किया है वो किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने नामकरण किया है इसका। और इनकी जो पुस्तक का नाम था, इनकी जो पुस्तक है वो है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी। और ये जो इनकी पुस्तक थी 1888 ईस्वी में लिखी गई, 1888 ईस्वी में। और ये जो बंगाल की जो पत्रिका थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसके विशेषांक में ये जो इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक में इन्होंने जो रीतिकाल का नामकरण किया वो रीतिकाव्य से किया। उसके बाद से जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अलंकृत काल से, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे रीतिकाल का एक और नाम अलंकृत काल, अलंकृत काल। तो जो अलंकृत काल नामकरण किया है वो किया है मिश्र बंधुओं ने इसका नाम अलंकृत काल किया। और इनकी जो रचना थी वो मिश्र बंधु विनोद थी, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। उसके बाद जो अभी अब हम लोग देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल जो इनका नामकरण है, रीतिकाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, आप सबको पता भी होगा, हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी, चूँकि विस्तार से हम लोगों ने समझा था
कि जब हम लोग क्वेश्चन हल कर रहे थे तो उसमें देखा था कि जो रीतिकाल का नामकरण है, प्रश्न एक बार और भी आ चुका था 2023 में भी, तो हम लोग वहाँ भी विस्तार से इसकी चर्चा किए थे कि जो रीतिकाल नामकरण किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और इनकी जो पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य की इतिहास, वो 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और वो जो उनकी किताब थी हिंदी साहित्य का इतिहास, वो छपती है नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में छपती है। और शुरुआत में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम, जो पुस्तक थी वो भूमिका के रूप में छपी थी, और उसका जो नाम दिया गया था वो हिंदी साहित्य का विकास दिया गया था। बाद में जब ये किताब पुस्तक के रूप में छपी तो 1929 ईस्वी में, तब उसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दे दिया गया और उसको भूमिका से अलग कर दिया गया। तो उन्होंने जो रीतिकाल नाम दिया था, रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग श्रृंगार काल की, यानी श्रृंगार काल। एक और नामकरण आता है रीतिकाल का, श्रृंगार काल। श्रृंगार काल नाम आता है रीतिकाल का, और जो श्रृंगार काल नामकरण जिन्होंने किया है उनका नाम है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने साथियों इनको जो रीतिकाल है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। और इनकी जो पुस्तक है साहित्य इतिहास से संबंधित, इनकी जो पुस्तक है वो, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य, इनकी जो इतिहास साहित्य इतिहास से संबंधित पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य के अतीत नाम से इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की, इसको लिखा, और इसके 2 भाग आते हैं। तो इनकी जो पुस्तक हो गई आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, वो इनके पुस्तक का नाम हो गया हिंदी साहित्य का अतीत। और इन्होंने जो रीतिकाल का नाम दिया, और रीतिकाल का नाम इन्होंने दिया श्रृंगार काल। एक और नाम रीतिकाल का आता है, वो आता है कलाकाल। तो जो कलाकाल रीतिकाल का नामकरण है, वो कलाकाल जो है 2 विद्वानों ने नामकरण इनका किया है। एक विद्वान है रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने जो है रीतिकाल को कलाकाल कहा है। उसके बाद से एक जो और विद्वान है भगीरथ मिश्र, भगीरथ मिश्र, इन्होंने भी रीतिकाल को कलाकाल कहा है। और जो रमाशंकर शुक्ल रसाल की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है, उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से पुस्तक लिखी है। और इनकी जो पुस्तक आई थी 1931 ईस्वी में आई थी। 1931 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम भी इन्होंने रखा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से इन्होंने भी पुस्तक लिखी 1931 ईस्वी में। और जो रमाशंकर शुक्ल रसाल थे, इन्होंने भी रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है। और जो भगीरथ मिश्र थे, इनकी जो पुस्तक है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, यानी भगीरथ मिश्र की जो पुस्तक है वो है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। यानी जो इन्होंने भगीरथ मिश्र ने पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। इस तरह से हम लोग साथियों एक एक जो साहित्य इतिहास के लेखक हैं उनकी पुस्तकों का की भी चर्चा हम लोग करते जा रहे हैं और उसके सन भी देखते जा रहे हैं। और इस तरह हमने देखा कि जो श्रृंगार काल नाम दिया है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, और जो कला काल नाम दिया है उन्होंने 2 लोगों ने नाम दिया है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और भगीरथ मिश्र ने। और जो रीति काव्य नाम दिया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, जो रीति काव्य नाम दिया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। और जो रीतिकाल नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और जो अलंकृत काल नाम दिया है वो दिया है मिश्र बंधुओं ने। अब चूंकि हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि रीति काव्य आ जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी A का 4 नंबर, दूसरा अलंकृत काल तो मिश्र बंधु आ जाएंगे, यानी B का 1 नंबर, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यानी रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु विनोद में लिखी इन्होंने मिश्र बंधुओं ने। कलाकाल में आ जाएंगे रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र। और जो अगला है वो है रीतिकाल, तो रीतिकाल में आ जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि देसील बहाना सबजन मिठा, यह पंक्ति किसकी है। तो ये जो पंक्ति है साथियों, ये जो पंक्ति है विद्यापति की पंक्ति है। विद्यापति लिखते हैं देसील बाणा सबजन मीठा तैतैसन जम औहट्टा, यानी वो देसी भाषा की बात करते हैं, देसी भाषा के मिठास की बात करते हैं। और वो जो विद्यापति हैं, विद्यापति वो औहट में रचनाएं, संस्कृत और औहट दोनों में रचनाएं करते हैं, दोनों में इन्होंने रचनाएं की हैं। और इनकी जो औहट में पुस्तकें मिलती हैं वो मिलती हैं कीर्तिलता,
कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी दो पुस्तकें हैं ओहट में, और इन्होंने एक मैथिली भाषा में पुस्तक इन्होंने लिखी विद्यापति ने, और इनकी जो पुस्तक मैथिली भाषा में है वो है विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली एक इनकी पुस्तक है, और एक पुस्तक इनकी जो ओहट में दो पुस्तकें हैं वो है कीर्तिलता है, और दूसरी पुस्तक जो है वो है कीर्ति पताका। और जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा विद्यापति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी में आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है। यानी जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी में आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है। क्योंकि हम लोग इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्योंकि हम लोग इनका काल विभाजन देखते हैं जब, तो ये 4 भागों में विभाजित करते हैं। जो इनका आदिकाल है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देते हैं, वीरगाथा काल नाम देते हैं। उसके बाद से ये जो भक्ति काल नाम देते हैं, और सर्वप्रथम इन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया था, सगुण निर्गुण में। और सगुण में जो है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण में जो है संत काव्य निर्गुण काव्य धारा में इन्होंने दिया था एक ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा में जैसे प्रमुख आते हैं, और ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर को प्रमुखता से रखते हैं। तो भक्ति काल इन्होंने जो दूसरा विभाजन किया, और जो इन्होंने तीसरा विभाजन किया है वो रीतिकाल के नाम से किया है। और जो चौथा इन्होंने विभाजन किया है आधुनिक काल का, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया है। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया है। और इन्होंने जो दिया इनको समय सीमा मानी है वो 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक, और इसके बाद जो भक्ति काल है 1375 से 1700 विक्रमी तक, और उसके बाद जो रीति काल है 1700 से 1900 विक्रमी तक। उसके बाद से जो गद्य काल है इन्होंने 1900 से 1984 विक्रमी तक ही माना है गद्य काल को। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन भी हम लोग साथ साथ देखते चल रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये दिया है कि इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियों में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है। यानी इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियों में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है। यानी कि जब इतिहास का लेखन होता है तो उसमें कौन कौन से साक्ष्य लगते हैं। तो इसमें जो है शिलालेख की भी जरूरत पड़ती है, उससे भी इतिहास का पता चलता है। ताम्रपत्र भी है, सही है, और सिक्के भी हैं। इन तीनों से जो है इतिहास का पता चलता है, लेकिन जो संगत है उससे इतिहास का पता नहीं चलता है। तो हमारा जो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियों में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा साथियों संगत, यानी संगत इतिहास में साहित्य इतिहास के विकल्प में शामिल नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से रामकुमार वर्मा ने नवनाथों के नाम बताए हैं। यानी जो आदिकाल में हम लोग आदिकाल की जब चर्चा करेंगे तो जिसमें हम लोग अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य की बात करेंगे, बात करते भी हैं उसमें। तो उसमें जो नाथ साहित्य की जब हम लोग बात करते हैं, तो नाथ परंपरा की बात करते हैं, तो नाथों में जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। और चूंकि इनकी जो साधना पद्धति थी उसकी चर्चा हम लोग आगे जब आदिकाल की चर्चा करेंगे तो उसकी चर्चा हम लोग वहाँ विस्तार से करेंगे कि कैसे जो नाथ परंपरा में होती है, हठ योग की परंपरा होती है, या फिर जो सिद्ध थे, पहले सिद्ध आए सिंथ में जो पंचमकार पद्धति चली, कैसे सिद्ध होते थे, उससे चलते चलते किस तरह से सिद्धों का पतन हुआ और नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। इसकी सारी चर्चा हम लोग जब आदिकाल का अध्ययन करेंगे तो उसमें विस्तार से करेंगे। यहाँ हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि रामकुमार वर्मा ने नवनाथों के जो नाम बताए हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि जो नवनाथों के नाम मिलते हैं शुरू में वो मिलते हैं गोरख सिद्धांत। इनकी जो नाथ संप्रदाय की सबसे एक प्रसिद्ध पुस्तक है गोरख सिद्धांत, इसमें नवनाथों के नाम मिलते हैं, जिसमें मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ वगैरह सारे आते हैं, और नागार्जुन, जड़भद्र, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, इन सब का जिक्र वहाँ मिलता है। लेकिन चूंकि हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि रामकुमार वर्मा के अनुसार, यानी जो इतिहासकार रामकुमार वर्मा है जिन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनकी एक पुस्तक है साहित्य इतिहास की, उनके अनुसार ये पूछ रहा है कि नवनाथों के नाम बताइए, यानी नवनाथ कौन कौन से थे। इसमें ऑप्शन में दिया है और नाथों के नाम बताना है। चूँकि हम एक बार नवनाथों को देख लेते हैं कि जो रामकुमार वर्मा है वो किन किन नाथों को नवनाथों की श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आदिनाथ पहला नाम आता है। उसके बाद जो दूसरा आते हैं मत्स्येंद्रनाथ आते हैं, मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ के गुरु भी थे। और जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो आते हैं गोरखनाथ। और जो चौथे नंबर पे आते हैं वो आते हैं गहनीनाथ। जो पांचवें नंबर पे आते हैं वो आते हैं चरपटनाथ। उसके बाद से जो छठे आते हैं वो चौरंगीनाथ आते हैं।
चौरंगी नाथ, उसके बाद से आते हैं ज्वालेंद्र नाथ, ज्वालेंद्र नाथ, उसके बाद से जो आते हैं वो भर्तृनाथ आते हैं, भर्तृनाथ आते हैं, भर्तृनाथ, और उसके बाद से जो आते हैं वो गोपीचंद नाथ आते हैं, गोपीचंद नाथ आते हैं। इस तरह से इन्होंने नौ नाथों को नाम दिया है। नौ नाथों का नाम जो आचार्य जो है राम कुमार वर्मा, उन्होंने नाथों को नौ नाथों का नाम दिया है उन्होंने। उसमें से जो पहले आते हैं वो एक आदिनाथ हो गए, मत्स्येंद्रनाथ हो गए, गोरखनाथ हो गए, गहणीनाथ हो गए, चरपटनाथ हो गए, चौरंगी नाथ हो गए, ज्वालेंद्र नाथ हो गए, भर्तृनाथ हो गए, और उसके बाद हो गए गोपीचंद नाथ। तो चूंकि हम लोग का जो ऑप्शन दिया है आदिनाथ, ये भी सही है, और रविनाथ नाम नहीं है इसमें, गोरखनाथ भी सही है, रामनाथ भी नहीं है, मत्स्येंद्रनाथ सही है। यानी तीन नाम दिए गए हैं, ए, सी और ई। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दो कथन दिया है और कारक दिया है। क्योंकि साथियों जब भी ऐसे प्रश्न आए कथन और कारक से संबंधित, जहाँ दो कथन दिए होंगे तो उसमें तो पहचानना आसान है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। उस आधार पे हम लोग बता देंगे कि कथन एक सही है, कथन दो सही है। लेकिन ऐसे जो प्रश्न आते हैं कथन और कारण करके, उसमें ये देखा जाता है कि जो कथन दिया है हमारा कथन सही है या नहीं। अगर कथन मान के चलिए सही भी है, तो जो उसका कारण दिया जा रहा है, कारण भी अगर सही हो, तो जो कारण दिया है वो कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं। मान के चलिए कोई एक कथन दे दिया, कथन दे दिया, तो कथन जिसका कथन दिया जा रहा है उस कथन की जो व्याख्या है वो कारण कर पा रहा है कि नहीं। अगर कर पा रहा होगा तो ऑप्शन नंबर होगा ए और दो। अगर दोनों सही होगा तो ऑप्शन तो ये सही होगा कि ए और कथन दोनों सही है, और जो है कथन का कारण व्याख्या कर पा रहा है। लेकिन दोनों सही होगा और व्याख्या नहीं कर पा रहा होगा, तो जो हमारा सही होगा कि कथन दोनों तो सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में ये ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कथन है, कथन की जो व्याख्या है, पूरी पूरी व्याख्या जो कारण है उसका, वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्न हमारा कह रहा है कथन में कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है। तो अभी हम लोग रीतिकाल के नामकरण की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें देखे कि जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, जिनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत, और जो इन्होंने रीतिकाल का नामकरण किया है वो कलाकाल के नाम से किया है। जो कथन है हमारा वो सही दिया है। लेकिन जो दूसरा कारण दिया है, इसका कारण में दे रहा है कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। कारण में चूंकि जो कथन दिया है वो भी तो सही है, जो स्टेटमेंट दिया गया है कि ये बात सही है कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, क्योंकि कथन में तो दोनों सही है। अगर यही दोनों कथन होता तो कथन की जगह हम दोनों लगाते कि दोनों सही है। लेकिन प्रश्न जो हमारा पूछ रहा है कथन और कारण के रूप में पूछ रहा है, तो इसमें ये देखेंगे कि कथन तो हमारा दोनों सही है, लेकिन क्या जो कथन दिया गया है कारण उसकी व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं। लेकिन अगर इसमें ये दिया होता कारण में कि किस कारण से कलाकाल नाम रखते, तो शायद दोनों सही हो पाता। लेकिन इसमें दोनों कथन तो सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है जो आर है, जो कारण है, कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यानी दोनों दो तरह से स्वतंत्र कथन है। एक कथन मिश्र बंधु के बारे में दिया गया है, और दूसरा कथन जो दिया गया है वो दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य तो है, लेकिन जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यानी जो कारण है वो अभी कथन की व्याख्या सही से नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए और दो बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो भी कथन कारण से संबंधित है, और इसमें यह दिया है कि एक पहला जो कथन दिया है कि अंतरंग संस्मरणों में जनशंकर प्रसाद श्री पुरुषोत्तम दास मोदी द्वारा संपादित एक दुर्लभ संस्मरण संग्रह है। यानी ये जो दिया है कथन, ये कथन बिल्कुल सत्य दिया है। यानी जो ये पुरुषोत्तम दास मोदी द्वारा संपादित ये संस्करण है, ये सही है कथन। जो दूसरा कारण दिया है, ये भी कारण दिया है कि एक नाव के यात्री दस्तावेज के जो संपादक हैं कवि समीक्षक श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, इनके संस्मरणों का संग्रह है। ये दोनों कथन सही है, लेकिन दोनों अपने आप में अलग अलग कथन है। अगर कथन एक कथन दो से संबंधित होता और उसकी व्याख्या कर पा रहा होता, यानी जो कथन है कथन से संबंधित कारण होता या कारण से संबंधित कथन होता, तो हम लोग ये लगाते कि कथन एक और दो दोनों सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर पा रहा है। लेकिन जो दोनों के दोनों कथन है वो अपने आप में स्वतंत्र है, और दोनों एक दूसरे से व्याख्या नहीं, एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी ए और आर दोनों सही तो हैं कथन के तौर पे, लेकिन जब कारण और अभिकथन की बात करें तो जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यानी दोनों अपने आप में जब स्वतंत्र है तो सही व्याख्या कैसे कर पाएंगे, और लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते तो सही व्याख्या कर पाते। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा।
अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दो इसमें भी, अब ये जो हमारा प्रश्न है अगले प्रश्न से भिन्न है। यानी जो हम अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कथन और कारण वाले प्रश्न पे, तो वो जो हमारा जो प्रश्न का फॉर्मेट था साथियों, वो था कथन और कारण पे। यानी एक कथन दिया है और कथन से रिलेटेड एक कारण दिया होता, तब दोनों कथन भी सही होता और उसका कारण भी सही हो पाता, यानी व्याख्या भी सही कर पाता। लेकिन जब जो हमारा प्रश्न का फॉर्मेट है ये दोनों कथन के फॉर्मेट में है, यानी कथन और कारण से संबंधित नहीं दिया है। यानी ये दोनों कथन अगर सही होंगे तो सही होंगे, गलत होगा तो गलत होगा। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में जो कथन पहला दिया है वो दिया है कि प्रेमचंद प्रगतिशील सामाजिक चेतना के नए कहानीकार हैं, जो कि सही भी है। जो प्रेमचंद है वो प्रगतिशील कहानी सामाजिक चेतना के कहानीकार हैं। इनकी बहुत सारी कहानियाँ सामाजिक चेतना से संबंधित है, आप सभी पढ़े भी होंगे, चाहे वो दूध का दाम हो, ईदगाह हो, सदगति हो, ठाकुर का कुआं हो, सारी कहानियाँ हो गया। उसके बाद उपन्यास भी हो उनके, चाहे गोदान हो, सेवा सदन, करबला, निर्मला, सारे उपन्यास हो। तो ये तो हो गए सामाजिक चेतना के नए कहानीकार हो गए। अगला जो कथन दे रहा है, कथन है कि स्वयं प्रकाश 8वें दशक के चर्चित कहानीकारों में एक है। ये भी कथन सही है, क्योंकि स्वयं प्रकाश के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्वयं प्रकाश की कुछ कहानियां हैं, जैसे उनकी कहानी की एक चर्चा करेंगे, आएंगे अच्छे दिन भी। ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आएंगे अच्छे दिन भी। क्योंकि जब नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ था उस समय के ये कहानीकार है, उनका एक और कहानी संग्रह है मात्रा और भार, ये भी इनका बहुत प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इस तरह से दोनों हमारा कथन सही दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो ये होगा वो हम लोग का सही आंसर होगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इनके इनका एक स्वयं प्रकाश का एक और बहुत प्रसिद्ध उपन्यास भी है, जैसे जलते जहाज पर। जलते जहाज पर इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जो बहुत बार पूछा भी जाता है प्रश्न में। तो ये जो हो गया ये उपन्यास हो गया इनका, और जो कहानी हो गई वो हो गई आएंगे अच्छे दिन भी, और मात्रा और भार, ये इनके जो 2 कहानी संग्रह हो गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न दिया है, अगला जो प्रश्न दिया है कि खुमाण रासो की भाषा क्या है। यानी ये खुमाण रासो जो है, खुमाण रासो आदिकालीन ग्रंथ है। आदिकालीन प्रबंध जो ग्रंथ का प्रकार जो है, जो आदिकालीन ग्रंथ है वो प्रबंधात्मक है। प्रबंधात्मक ग्रंथ है ये, और जो प्रबंधात्मक ग्रंथ है, और इसके जो खुमाण रासो हैं खुमाण रासो है जो इसके, वो इसके जो रचयिता है खुमाण रासो के, वो हैं दलपति विजय। दलपति विजय, दलपति विजय इसकी रचना करते हैं। और जो इसकी भाषा है वो है राजस्थानी भाषा, यानी जो खुमाण रासो है, खुमाण रासो, खुमाण रासो है जो उसकी भाषा है राजस्थानी भाषा है। और ये जो है माना जाता है खुमाण रासो कि प्रथम प्रबंधात्मक काव्य है, यानी आदिकालीन में प्रथम प्रबंधात्मक काव्य के रूप में माना जाता है खुमाण रासो को। चूंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आदिकाल में चर्चा करेंगे कि जो है पृथ्वीराज रासो किस तरह से पहला उपन्यास माना जाता है, पहला जो प्रबंधात्मक काव्य माना जाता है, उपन्यास सॉरी, जो है चंद्रबरदाई का जो है प्रबंधात्मक काव्य माना जाता है, और प्रथम महाकाव्य के रूप में भी मानते हैं हम लोग पृथ्वीराज रासो को। उसकी चर्चा हम लोग उस समय करेंगे। यहाँ पे जो है इनकी जो रचनाकार है खुमाण रासो के, वो हैं दलपति विजय, और जो इसकी भाषा है वो है राजस्थानी भाषा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो जो अगला प्रश्न है वो ये है कि नकटौरा उपन्यास की लेखिका कौन है। यानी जो नकटौरा उपन्यास है वो उसकी लेखिका कौन है। तो जो नकटौरा उपन्यास है उसकी लेखिका जो है वो चित्रा मुदगल है। और इनकी जो एक और उपन्यास की बात करें तो उनका एक और जो उपन्यास है वो एक जमीन अपनी, उनका एक और प्रसिद्ध जो उपन्यास है एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी, जो 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये इनका बहुचर्चित उपन्यास है। और जो चित्रा मुदगल है उनका जो नकटौरा उपन्यास है वो भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें जो उषा प्रियंवदा की बात करें तो उषा प्रियंवदा के कुछ उपन्यासों की चर्चा कर लें तो इनका जो एक उपन्यास है उषा प्रियंवदा का 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें इनका एक जो है प्रसिद्ध उपन्यास है, और जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित होता है। उसके बाद से रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, ये जो है उषा प्रियंवदा का भी बहुत बहुचर्चित उपन्यास रहा है, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित होता है।
1967 ईस्वी में। ये जो है उषा प्रेमवदा के हो गए जो प्रसिद्ध उपन्यास हो गए। और चित्रा मुद्गल की बात कर रहे थे जो नक्टोरा उपन्यास की लेखिका भी हैं, उनका एक बहुचर्चित उपन्यास एक जमीन अपनी, जो 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और एक और हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी प्रभा खेतान की। प्रभा खेतान जो है स्त्री विमर्श की बहुत बड़ी लेखिका हैं हिंदी साहित्य में, और जो फ्रांसीसी लेखिका हैं, जो सिमोन दे बोआर, उनकी जो पुस्तक है द सेकंड सेक्स, उसकी जो इन्होंने जो की पुस्तक है सिमोन की द सेकंड सेक्स, उसका इन्होंने अनुवाद भी किया और उसको लिखा स्त्री उपेक्षिता, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही, उसका जो अनुवाद रहा स्त्री उपेक्षिता, जो है प्रभा खेतान की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही स्त्री विमर्श को लेकर के। उसके बाद से जो इन्होंने और अपनी आत्मकथा लिखी, वही बहुत चर्चित आत्मकथा इनकी रही, अन्या से अनन्या तक, अन्या से अनन्या इनका जो उपन्यास रहा, जो इनकी आत्मकथा रही, वो भी जो 2007 में प्रकाशित हुई थी, बहुत चर्चित इनका उपन्यास है। बहुत बार बार पूछा जाता है साथियों कि अन्या से अनन्या की लेखिका कौन है, या फिर स्त्री उपेक्षिता है, स्त्री उपेक्षिता, उसकी लेखिका कौन है। उसके बाद से इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास भी है प्रभा खेतान का, पीली आंधी इनका एक उपन्यास है, बहुचर्चित उपन्यास है इनका जो प्रभा खेतान का है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी है, यानी जो पीली आंधी है इसका प्रकाशन वर्ष 1996 में होता है। और जो इनकी आत्मकथा है अन्या से अनन्या, इसका जो प्रकाशन वर्ष होता है 2007 में। और जो सिमोन की पुस्तक थी द सेकंड सेक्स, उसका जो इन्होंने अनुवाद किया है स्त्री उपेक्षिता नाम से, ये भी इनकी बहुचर्चित पुस्तक रही है। तो इस तरह से हमने देखा, इस प्रश्न के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है विस्तार से। अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि रेत समाधि किस विधा की, यानी जो रेत समाधि है वो किस विधा की कृति है, रेत समाधि किस विधा की कृति है। तो यह जो विधा है, यह उपन्यास विधा की रचना है। जो रेत समाधि है यह उपन्यास विधा की रचना है, और इसकी जो रचनाकार है गीतांजलि श्री है, गीतांजलि श्री इसकी रचनाकार है। और इसके जो ये जो है 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित हो गई है, यह कृति हो चुकी है 2022 की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, चूंकि जो इसका अंग्रेजी अनुवाद था टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, जिसके जो लेखक थे डेजी रॉकवेल थे, यानी जो इसके अनुवादक थे डेजी रॉकवेल। टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से इसका इंग्लिश में अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में, और इस कृति को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलता है। और यह जो है हिंदी की ऐसी कृति बनती है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुकर पुरस्कार मिलता है। तो यह जो विधा है रेत समाधि, यह उपन्यास की विधा है, और इसकी जो लेखिका है वो है गीतांजलि श्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो यह पूछ रहा है कि जो है जीवनी का नाम दे दिया गया है, उसका प्रकाशन वर्ष पूछ दे रहा है। यानी जो पहली जीवनी ऑप्शन नंबर में दिया है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र है उसको लिखते हैं राधा कृष्ण दास ने, यानी उसका जो लेखन करते हैं जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र जो है साथियों, उसका जो लेखन करते हैं राधा कृष्ण दास। इसके जो लेखक हैं, जीवनीकार हैं, वो है राधा कृष्ण दास। और जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1904 ईस्वी जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जो जीवन चरित्र है, उसके जो जीवनीकार हैं वो है राधा कृष्ण दास, और जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो है साथियों 1904 ईस्वी। अगला जो है कलम का सिपाही, कलम के जो सिपाही हैं इसके जो जीवनीकार हैं वो हैं अमृत राय हैं जो, और इन्होंने कलम का सिपाही लिखा। और इस कृति के कारण, यानी जो कलम का सिपाही जिन्होंने लिखा प्रेमचंद के ऊपर, इस कृति के कारण इनको 1963 ईस्वी में साथियों 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला है। साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया अमृत राय को। और ये जो इनका लेखन काल रहा है 1963 ईस्वी रहा है कलम के सिपाही लिखने का, कमलेश्वर। और अगला जो ऑप्शन है हमारा कमलेश्वर मेरे हमसफर, इसके जो लेखक हैं वो है गायत्री कमलेश्वर इसके जो लेखक रहे हैं। और ये जो प्रकाशन होती है इस पुस्तक की वो होती है 2005 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की पुस्तक है, और बहुत बहुचर्चित पुस्तक है। 1969 ईस्वी में लिखते हैं निराला की साहित्य साधना रामविलास
शर्मा, रामविलास शर्मा जो है हिंदी के बहुत प्रखर आलोचक माने जाते हैं। चूंकि हम लोग कथेतर विधाएं जब पढ़ेंगे तो आलोचना में इसकी चर्चा करेंगे। तो जो रामविलास शर्मा है हिंदी के प्रखर आलोचकों में एक माने जाते हैं और इनकी जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं भाषा और समाज हो चाहे, या फिर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं निराला की साहित्य साधना पे, तो इन्होंने लिखा है 1969 ईस्वी में। और इस पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इस कृति पे जो निराला की साहित्य साधना कृति है जो इन्होंने जिसको 1969 ईस्वी में लिखा है, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला 1970 ईस्वी में। 1970 में साथियों इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आप लोग हम लोग ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। जो भारतेंदु का जीवन चरित्र है 1904 की रचना, यानी ए का डी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ऐसे दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी का 1 नंबर 1962 ईस्वी कलम का सिपाही। जो कमलेश्वर है, कमलेश्वर का जो 2005 हो जाएगा। और निराला की जो साहित्य साधना हो जाएगी साथियों वो होगी 1969 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि लेखक लेखिका दे दिया गया और रेखाचित्र दे दिया गया और उसका जो है मिलान कराना है। तो जो महादेवी वर्मा है ये बहुत प्रसिद्ध छायावाद के प्रमुख स्तंभों में गिनी जाती हैं। जो इनका रेखा चित्र है वो है मेरा परिवार, यानी जो मेरा परिवार रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा का है। और इसके अलावा जो है स्मृति की रेखाएं भी इनके प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। स्मृति की रेखाएं या फिर अतीत के जो चलचित्र हैं, अतीत के चलचित्र हैं अतीत के चलचित्र साथियों वो भी महादेवी वर्मा का बहुत प्रसिद्ध रेखा चित्र है। यानी जो महादेवी वर्मा मेरा परिवार हो गया। माखनलाल जो चतुर्वेदी हैं, जो माखनलाल चतुर्वेदी का है वो समय के पाँव है। यानी जो समय के पाँव जो है समय के पाँव के जो है समय का पाँव के जो लेखक हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी। समय के पाँव जो है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और इसके बाद जो कृष्णा सोबती हैं, कृष्णा सोबती जो है उनके हम सत जो है कृष्णा सोबती का साथियों जो कृष्णा सोबती हैं उनका जो रेखा चित्र है हम शब्द है हम हसमत, यानी जो हम हसमत है वो कृष्णा सोबती का है जिसका प्रकाशन 1999 ईस्वी में होता है। जो कृष्णा सोबती हैं ये भी महिला साहित्यकार में प्रमुख अपनी अग्रणी लेखिकाओं में गिनी जाती हैं। कृष्णा सोबती जो मित्रों मरजानी है इनका बहुचर्चित कृति है इनकी मित्रों मरजानी, जिन पर इनको पुरस्कार भी मिला है। और जो डॉक्टर नागेंद्र है चेतना के भी में इनका जो रेखा चित्र है उसमें जो है इनका जो प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी है। यानी जो डॉक्टर नागेंद्र का है, डॉक्टर नागेंद्र का जो है साथियों, डॉक्टर नागेंद्र जो लिखते हैं वो लिखते हैं चेतना के बिंब जिसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में होता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑप्शन ए है हमारा साथियों, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा का मेरा परिवार यानी ए का 2 नंबर, और माखनलाल चतुर्वेदी का जो है समय के पाँव यानी दूसरे का 4 नंबर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी वो सही ऑप्शन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा दिया है, अगला प्रश्न ये दे रहा है कि ठेठ हिंदी के ठाठ के रचनाकार कौन है। यानी जो प्रश्न हमारे सामने निकल के आ रहा है साथियों कि ठेठ हिंदी के ठाठ जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है। यानी जो ठेठ हिंदी के ठाठ पुस्तक है उसके जो रचनाकार वो कौन है। तो जो ठेठ हिंदी के ठाठ पुस्तक है साथियों उसके जो रचनाकार हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं वो हैं ठेठ हिंदी के ठाठ के रचनाकार हैं। और ये जो इनका है जो ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास है इनका, यानी जो ठेठ हिंदी का ठाठ है वो हरिऔध का उपन्यास है जिसकी रचना इन्होंने 1926 ईस्वी में की थी और ये इनका बहुचर्चित उपन्यास रहा है। और जो हरिऔध है इनकी जो ये खड़ी बोली में पहले जो है महाकाव्य रचने वाले जो है कवि लेखक हैं। यानी जो इनका जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो प्रिय प्रवास उसके रचयिता भी कौन है, उसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और इसकी जो रचना हुई थी प्रिय प्रवास की वो हुई थी साथियों 1914 ईस्वी में। जो प्रिय प्रवास की रचना हुई थी वो हुई थी 1914 ईस्वी में। उसके बाद इनका जो एक जो चर्चित उपन्यास है वो है अधखिला फूल।
यानी अधखिला फूल भी इनका जो है साथियों बहुत बार पूछा भी गया है। अधखिला फूल जो है इनका एक और उपन्यास है हरिऔध जी का। इसके बाद से जो है इनका जो एक और जो महाकाव्य है, बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जो है वो भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो है बहुचर्चित महाकाव्य है, और जिसकी रचना वो करते हैं 1940 ईस्वी में। तो इस तरह से हमने अयोध्या जो है हरिऔध जी की जो प्रमुख प्रमुख कृतियां रही हैं प्रश्न के माध्यम से हम लोग लगातार समझ रहे हैं और समझते भी जा रहे हैं। और एक इनका एक और उपन्यास है जो बहुत चर्चित है, चोखे चौपदे। चोखे चौपदे जो है इनका एक और बहुचर्चित उपन्यास है, और जो इसका प्रकाशन वर्ष रहा है साथी वो रहा है 1924 ईस्वी। यानी 1924 ईस्वी में जो है चोखे चौपदे का जो है प्रकाशन करते हैं। 1926 में है जो ठेठ हिंदी का ठाठ आता है इनका, और जो खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य आता है प्रिय प्रवास, जो पूरी तरह से खड़ी बोली में लिखा गया, खड़ी बोली का अपना महाकाव्य जो आता है वो इसकी रचना जो करते हैं 1914 ईस्वी में करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न दिया है, अगला जो हम लोग का प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न ये दिया है कि दो कथन दिए हैं और कथन कारण वाला जो ऐसे जो हम लोग कथन कारण से संबंधित प्रश्न अभी कर रहे थे उसी से संबंधित ये भी प्रश्न है कि कथन ये दिया है कि नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है। तो जो है गंगा प्रसाद गुप्त एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रचनाकार भी हैं, नूरजहां उनका ऐतिहासिक उपन्यास रहा है। जो हमीर भी है, हमीर भी इनका जो है ऐतिहासिक उपन्यास ही है। जो सामाजिक उपन्यास दिया है, चूंकि कथन जो कारण है वो कारण गलत है, क्योंकि जो है हमीर जो है, हमीर का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1904 ईस्वी में हमीर को प्रकाशित करते हैं। यानी जो हमीर उपन्यास लिखा गया 1904 ईस्वी में लिखा गया है। और यह जो उपन्यास है साथियों, ये जो उपन्यास है हमीर, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है। जो नूरजहां है वो भी ऐतिहासिक उपन्यास है। लेकिन जो कारण दे रहा है, कथन एक तो सही है कि जो नूरजहां है वो ऐतिहासिक उपन्यास है, सही है, लेकिन जो कारण में भी दे रहा है हमीर गंगा प्रसाद गुप्त का सामाजिक उपन्यास है, जो कारण है कारण गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये तो सही है परंतु आर सही नहीं है। तो इस तरह से साथियों हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि ये जो दिया है रचना और रचनाकार का नाम दे दिया गया है और इसको मिलान कराना है। यानी इसके जो है अगला जो है रचना दे दिया गया है, रचना रचनाकार का मिलान कराना है, क्योंकि बोर्ड ऐसा। तो जो इसमें पहली जो रचना दी जा रही है साथियों हम लोग के सामने प्रश्न में, ये जो पूछा जा रहा है कि बादल की मृत्यु, जो पहली रचना है वो बादल की मृत्यु वो किसकी रचना है पूछा जा रहा है। तो जो बादल की मृत्यु है यह एक एकांकी है। एकांकी होता है साथियों, एकांकी के जनक के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जाना जाता है। लेकिन जैसे हम जब नाटक की चर्चा करेंगे तो वहाँ विस्तार से इसको समझेंगे। जो नाटक होता है, नाटक कई दृश्यों में खेला जाता है। जो नाटक की घटनाएं होती हैं, नाटक कई दृश्यों में होता जाता है, कई अंकों में विभाजित होता है। लेकिन जो एकांकी होता है, एकांकी में एक ही अंक होता है, इस तरह से इसका नामकरण भी एकांकी पड़ा। और एक ही अंक होता है इसमें, इसलिए इसे एकांकी कहा जाता है। और एक नाटक का ही छोटा रूप होता है एकांकी। तो इस तरह से जो बादल का मृत्यु है वो भी एक तरह की एकांकी है, और इसके जो रचनाकार है, एकांकीकार है, वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। और ये जो बादल की मृत्यु एकांकी लिखी गई है वो लिखी गई है साथियों 1930 ईस्वी में। जो लिखी गई है बादल की मृत्यु एकांकी राम कुमार वर्मा की, वो लिखी गई है 1930 ईस्वी में। अगले की बात करें तो अगला जो दिया है परिव्राजक की प्रजा, ये जो है ये आत्मकथा है। और ये जो आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा, ये जो आत्मकथा है परिव्राजक की कथा, ये जो है शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी की है। किसकी? शांति प्रिय द्विवेदी की है। जो परिव्रजा की प्रजा जो है वो है आत्मकथा है। और ये जो आत्मकथा लिखे हैं संदीप प्रिय द्विवेदी अपनी, वो 1952 ईस्वी में लिखे हैं। साथियों हम लोग सन और रचना एक साथ कवर करते जाएंगे, जितना हो सकेगा हम लोग एक साथ साथ अध्ययन करेंगे। आप लोग धैर्य के साथ विरासत एकेडमी से बने रहिए। जितना हो सकेगा हम लोग प्रश्नों को अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे, ताकि प्रश्न आंसर के फॉर्मेट में जिस तरह से प्रश्न एनटीए पूछ रहा है, जिस तरह से विगत वर्षों में पूछा है, और जिस तरह से अपने सिलेबस के अनुसार हम लोग बिल्कुल तन्मयता के साथ धैर्य के साथ अध्ययन करेंगे। हम लोग बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग साथ साथ अध्ययन करेंगे। तो साथियों हम लोग प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं।
प्रश्न की चर्चा में ये है कि जो रचना है परिव्राजक की प्रजा, ये जो है शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1952 ईस्वी। अगली जो कहानी दी गई है गुल की बनो कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती की बहुत प्रसिद्ध कहानी है गुल की बनो। और जो काठ का सपना है, काठ का जो सपना है ये मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है। जो काठ का सपना है वो है मुक्तिबोध का कहानी संग्रह। इस तरह से बादल की मृत्यु ऑप्शन नंबर ए का तीसरा हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। परिव्राजक की कथा संत द्विवेदी हो जाएंगे, गुल की बन्नो जो है वो डॉक्टर धर्मवीर हो जाएगा, और काठ का जो सपना हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मुक्तिबोध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब अगला जो प्रश्न है साथियों, अगला भी जो प्रश्न है वो कथन है, जो कथन और कारक में नहीं दिया है। यानी साथियों जो अगला प्रश्न दिया है हम लोगों का, अगला प्रश्न ये दिया है कि दो कथन दे दिया है इसमें। देखो साथियों हम लोग को जो है कथन और कारक से संबंधित प्रश्नों में और दोनों कथन वाले प्रश्नों में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कथन और कारक वाले जो प्रश्न होंगे, कथन और कारक में जो कथन दिया होगा कथन से संबंधित ही कारक को देना होगा, यानी जो कथन और कारक होगा दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगे, और कितनी व्याख्या कर पा रहा है कथन कारक इस से रिलेटेड ऑप्शन होगा। लेकिन जो कथन वाले प्रश्न होंगे कथन में सीधा बताना होगा कि कथन एक सही है या नहीं है, अगर कथन एक सही है तो दूसरा कथन सही है कि नहीं सही है। तो इस तरह से जो पहला हम लोग का कथन दिया है, प्रेमचंद मूलतः कृषि जीवन के रचनाकार हैं, कथन एक सही भी है। जितने भी उपन्यास कहानी उठा करके देखें तो बहुत सारी कहानी उनकी उपन्यास और कहानी कृषि जीवन से मिलती जुलती हैं, तो इसका सही भी है। लेकिन जो दूसरा कथन दिया है कि वे इसका चित्रण में निर्मला और सेवा सदन में करते हैं, ये गलत है, क्योंकि निर्मला और सेवा सदन का जो है स्त्री को लेकर के और वैश्यावृत्ति को लेकर के लिखा गया जो उपन्यास है, स्त्री को जीवन को लेकर के जो सेवा सदन है, राजनीति और वैश्यावृत्ति को लेकर के लिखा गया है। तो इस तरह के जो उपन्यास है वो दो कथन दूसरा दिया है साथियों, वो दूसरा जो कथन है वो कथन गलत है। लेकिन जो पहला जो कथन है हमारा, पहला कथन सही है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। कथन एक तो सही है किंतु जो कथन दूसरा है वो कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है, यानी जो 10 तस्वीरें दिया गया प्रश्न हम लोग के सामने, 10 तस्वीरें जो हैं वो किस विधा की रचना है। तो जो ये 10 तस्वीरें हैं साथियों रेखा चित्र संस्मरण है, और जो इसके रचनाकार है, जो संस्मरणकार हैं, जो रेखा चित्रकार हैं वो है साथियों जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर जो है ये है हमारे जो है इस जो संस्मरण है, संस्मरण के रचनाकार है, संस्मरणकार है 10 तस्वीरों के, वो है जगदीश चंद्र माथुर। अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं तो अगला जो हम लोग का प्रश्न दिया है साथियों, इसमें भी रचना और रचनाकार दे दिया गया है, और इसको जो है मिलान कराना है, यानी मैचिंग कराना है। तो हम लोग रचनाकार की तरफ देखते हैं। जो पहली रचना इसमें दी गई है मंटो मेरा दुश्मन, जो मंटो मेरा दुश्मन दिया गया है साथियों, ये जो रचना है उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है, और ये जो संस्मरण भी है क्योंकि जो उपेंद्र नाथ अश्क हैं उनकी जो ये रचना है मेरा मंटो मेरा दुश्मन, ये उपन्यास है संस्मरण के तौर पे लिखा गया है, और इनके जो और बहुचर्चित उपन्यास हैं, यानी देखते हैं यहाँ पे जो मंटो, यानी मंटो मेरा दुश्मन जो है वो है उपेंद्र नाथ अश्क की, उपेंद्र नाथ अश्क की बहुचर्चित संस्मरण है। उसके बाद जो इनकी है उपन्यासकार भी बहुत अच्छे हैं, उपेंद्र नाथ जो अश्क हैं बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं। इनके जो उपन्यास है इसमें उपन्यासों की चर्चा कर लें, एक दो उपन्यास देख लेते हैं। जो गिरती दीवारें हैं, गिरती दीवारें इनका एक बहुचर्चित उपन्यास है, और जो एक शहर में घूमता आईना, यानी शहर में घूमता जो आईना है वो भी इनका जो बहुचर्चित उपन्यास रहा है साथियों। और जो मंटो मेरा दुश्मन है उसके रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क हैं एक नंबर पे। जो दूसरा दिया है सिंहावलोकन, जो सिंहावलोकन है साथियों, सिंहावलोकन यानी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंहावलोकन की। जो सिंहावलोकन है वो यशपाल की जो है, यशपाल जो झूठा सच है, देशद्रोही है, डाला कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड जैसे जो है उपन्यासों के रचनाकार हैं। दिव्या जैसे उपन्यासों के बहुचर्चित कालियाई उपन्यासों के जो रचनाकार हैं वो यशपाल जो सिंहावलोकन है उनकी आत्मकथा है, और जो उनकी आत्मकथा है उनको 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। जो सिंहावलोकन है उनको 3 भागों में विभाजित किया है, और जो इसकी रचनाएं हुई है 1951 से 55 तक, यानी 1951 से 1955 के बीच सिंहावलोकन पुस्तक है, इनकी जो आत्मकथा है यशपाल की उसकी रचना हुई है।
तो यानी जो हमारा सिंहावलोकन हो गया वो हो गया यशपाल, यानी 2 नंबर पे हमारे यशपाल आ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ, अगला जो ऑप्शन देखते हैं, जंजीरें और दीवारें। ये भी जो है आत्मकथात्मक संस्मरण है इनका, जो है इसके रामवृक्ष बेनीपुरी का। यानी जो जंजीरें और दीवारें हैं आत्मकथात्मक संस्मरण है, और जो इनका प्रकाशन वर्ष होता है ये 1975 होता है। यानी 1975 ईस्वी में जो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं वो ये जंजीरें और दीवारें नामक संस्मरण आत्मकथात्मक संस्मरण लिखते हैं। और उसके बाद साथियों जो है ये और वे जो है पुस्तक जो है वो जैनेन्द्र की पुस्तक है, और जैनेन्द्र का एक बहुत बहुत बहुचर्चित उपन्यास है त्यागपत्र जो है वो लिखा गया है, और बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। आप सब, उम्मीद है आप सब पढ़े होंगे, क्योंकि जो नारी चरित्र को ऐसा माना जाता है हिंदी साहित्य में, एक साथ नारी चरित्र को लेकर के जहाँ त्यागपत्र लिखते हैं जैनेन्द्र कुमार, जिसकी नायिका मृणाल होती है, केंद्रीय नारी चरित्र में केंद्रीय भूमिका में मृणाल होती है। वहीं जब जो दिव्या की बात करें, यशपाल की जो दिव्या है उसमें भी केंद्रीय नायिका के स्वरूप में दिव्या होती है वहाँ पे। और जो एक और उपन्यास लिखा गया भगवती चरण वर्मा जो लिखते हैं चित्रलेखा, वो भी एक समकालीन समय में जो लिखी जाती है, 3 नारी चरित्रों को लिखा जाता है, चित्रलेखा को, दिव्या को और त्यागपत्र में मृणाल को। तो ऐसा कहा जाता है कि जो है अपनी परिस्थितियों के वशभूत वैसे ही ढल गई जो है मृणाल और जो है चित्रलेखा, लेकिन जो दिव्या उसमें तोड़ती है उस बंधनों को, और उस बंधनों से तोड़ करके अपना पक्ष आगे रखती है, और इस तरह से जो स्त्री चेतना जो दिखाई देती है, जो स्त्री चेतना का विकास होता है। तो ऐसा हिंदी साहित्य में माना जाता है कि जब एक समय में तीनों नारी चरित्र लिखे जा रहे थे तो उस समय जो है दिव्या उस समय ज़्यादा स्त्री चेतना के करीब दिखाई दे रही थी। तो ये तो बहरहाल जो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, क्योंकि हम लोग को फैक्ट पढ़ना है। जब इसकी चर्चा कभी करेंगे, फिर कभी जब बातें विस्तार से होंगी, जब बातें वैचारिक स्तर से होंगी, तो उसकी चर्चा हम लोग फिर खैर बाद में करेंगे, क्योंकि हम लोग फैक्ट देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं। तो प्रश्नों में हम लोगों ने देख लिया। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का अगला प्रश्न है, ऑप्शन देख लें इसमें से, तो अपने हिसाब से मिला लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग विस्तार से इसका एक एक जो है कर लेते हैं, हम लोग उसकी व्याख्या कर लेंगे। तो जो मंठो मेरा दुश्मन जो है वो है उपेंद्र नाथ शास्त्री का, यानी ए का 3 नंबर हो गया। फिर जो सिंहावलोकन हो गया यशपाल का, यानी दूसरे ए का 4 नंबर, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए का सही हो गया। जो अगले प्रश्न की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो भी दिया है कथन और कारण के फॉर्मेट में, यानी जो कथन और कारण के फॉर्मेट में दिया गया है साथियों। तो अभी हम लोग बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं हम कि जब भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न आए, यानी जब भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न आए, तो उसमें से ये देखना है कि जो कथन है, कथन और कारण एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि इस तरह के 2 प्रश्न हमारे सामने आते हैं, 2 कथन भी दे दिया है और कथन का पूछता है कि कथन सही है या नहीं। लेकिन जब हमारे सामने कथन और कारण से संबंधित प्रश्न जब आए, तो ये देखेंगे कि जो कथन है हमारा, कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कथन है हमारा, कथन ये दे रहा है कि जो राजकाज की भाषा के रूप में आज जिस हिंदी प्रशासन में प्रचलित है उसे मानक खड़ी बोली कहते हैं। बात सही भी है। जब खड़ी बोली के मानकीकरण या देवनागरी लिपि के मानकीकरण की जब चर्चा करते हैं, तो उसमें व्याकरणिक दृष्टि देखी जाती है, किस तरह से जो है शब्दों को व्यवस्थित करके, किस तरह से भाषा को व्यवस्थित करके व्यवस्थित क्रम में पढ़ा जाए, उसको किस तरह से सीखा जाए, किस तरह से उसका मानक रूप बनाया जाए, ताकि जो है हिंदी का अच्छे तरह से विकास हो पाए। तो उसको लेकर के जो कथन दिया गया, कथन एकदम बिल्कुल सही दिया गया है साथियों। लेकिन जो कारण दिया गया है, कारण में हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्योंकि बात सही भी है, कथन सही है, लेकिन जो कथन है, कथन का कारण से कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर ऐसा, क्योंकि दोनों के दोनों अपने आप में स्वतंत्र कथन है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अगर एक दूसरे से संबंधित होते, कथन तो दोनों सही है साथियों, लेकिन अगर दोनों संबंधित होते तो ऑप्शन नंबर 1 सही होता, अगर व्याख्या कर पाता तो। लेकिन अगर व्याख्या वही नहीं कर पा रहा है, कथन तो दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी सही होगा। यानी एक कथन 1 और 2 दोनों सही तो हैं, पर जो आर है ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न करके, चूंकि साथियों समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग ये जो है हमारा भाग 1 देख रहे हैं, और इसी प्रश्न पत्र को हम लोग अगले वीडियो में फिर से सॉल्व करेंगे। जो हमारा आगे का पार्ट होगा उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो 22 प्रश्न यहाँ हो रहे हैं, उसके बाद से जो जितने भी सारे प्रश्न बचेंगे हम लोग के, उसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। और चूंकि जल्दी जल्दी में हम लोग समेटेंगे,
लेकिन हम लोग को फैक्ट छोड़ने नहीं है। जितना हो सकेगा हम लोग प्रश्न आंसर के फॉर्मेट में समझेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक विरासत एकेडमी के साथ, और मिल करके जम करके अध्ययन करेंगे, कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि समय हमारे पास मात्र 55 से 60 दिनों का ही समय है साथियों, और 55 से 60 दिनों में एकदम एकदम सिलेबस खत्म करके रख देना है। तो जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं, क्योंकि इनके नाटकों पे चर्चा कर लें तो जो जयशंकर प्रसाद हैं ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। यानी जयशंकर प्रसाद के बहुत सारे नाटकों में आपके ऐतिहासिक नाटक देखने को मिलते हैं, यानी पूरी तरह से वो ऐतिहासिक नाटक, एक तरह से ऐतिहासिक नाटककार जाने जाते हैं। जो इनका पहला नाटक आता है, प्रथम नाटक की जब चर्चा करें जयशंकर प्रसाद की, जो इनका प्रथम नाटक आता है 1910 ईस्वी में, वो आता है सज्जन। यानी जो सज्जन है इनका पहला नाटक है, 1910 ईस्वी में लिखा जाता है। उसके बाद से करुणालय, करुणालय जो अगला नाटक होगा करुणालय होगा इनका 1912 ईस्वी में, इसी की रचना होती है साथियों। उसके बाद से जो प्रायश्चित नाटक है इनका, प्रायश्चित प्रायश्चित नाटक है साथियों, वो आता है 1913 ईस्वी में। और उसके बाद इनका जो एक बहुचर्चित जो नाटक आता है जन्मेजय का नागयज्ञ, यानी जन्मेजय का नागयज्ञ। जो जन्मेजय का नागयज्ञ है उसका जो प्रकाशन वर्ष है साथियों 1926 ईस्वी है, यानी जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1926 ईस्वी। उसके बाद आता है साथियों एक और देख लेते हैं, स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त का आता है जब इनका अंतिम दौर आने लगता है, तो अंतिम दौर में जो नाटकों की जो संख्या होती है, संख्या जो परिपक्वता होती है, जो उसकी भाषा होती है, क्लिष्ट होती जाती है, और बहुत गहरे स्तर के नाटक ऐतिहासिक स्तर पे लिखे जाते हैं। तो स्कंदगुप्त हो गया 1928 ईस्वी में। उसके बाद से एक घूंट आता है इनका नाटक, एक घूंट जो आता है 1930 ईस्वी में, इसका जो होता है प्रकाशन होता है। उसके बाद से अगली जब बात कर लें तो आता है अगला नाटक जो है इनका चंद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त नाटक आता है साथियों 1931 ईस्वी में। 1931 में ये चंद्रगुप्त की रचना करते हैं। और अंतिम जो नाटक इसका इनका देखते हैं तो अंतिम जो नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी। जो अंतिम नाटक है वो अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। और जो ध्रुव स्वामिनी है उसका जो प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी है, यानी 1933 ईस्वी है इनका जो है ध्रुव स्वामिनी का समय। तो इस तरह से साथियों हमने जयशंकर प्रसाद के अमूमन जितने भी प्रसिद्ध नाटक हैं उन प्रसिद्ध नाटकों को हमने यहाँ देखा है। अब ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं तो कौन कौन से नाटक हैं। तो एक घुट भी इनका सही है, सज्जन भी सही है, दोनों नाटक तो सही हो गए जो इनके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा एक तो सही हो जाएगा, लेकिन और जो बाकी दो नाटक हैं हयवदन और रक्षाबंधन, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये नाटक किन किन है। चूंकि हम लोग का जो सिलेबस में रचना और रचनाकार से भी संबंधित दिया है, तो जितना अधिक से अधिक हो सकेगा रचना, रचनाकार, रचना का प्रकाशन वर्ष हम लोग फैक्ट के तौर पे याद रखेंगे। और साथियों सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबके साथ ये दिक्कत होती है कि हम लोग जो याद करते हैं याद किया हुआ भूल जाते हैं। तो इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ के इंसान हर चीज़ भूल जाता है, उसे उतना याद रख नहीं पाएगा। इसका एक ही उपाय है, आपको पढ़ना पड़ेगा और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और बार बार हम एक ही चीज़ को रिवीजन करेंगे, पूरा कई बार पढ़िए आप, उसको रिवीजन करिए, देखते देखते धीरे धीरे वो माइंड में सेट हो जाता है। तो वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग जब साइकिल सीखते हैं बचपन में, तो जब साइकिल चलाते हैं तो हमको ये नहीं समझ आता है कि पैडल कब मारें। कभी कभी सामने देखने लगते हैं और पैडल मार नहीं पाते हैं, पैडल दबा नहीं पाते हैं और रुक जाते हैं। कभी हैंडल की तरफ देखते हैं, हैंडल हाथों से मुड़ नहीं पाता है, क्योंकि हम एक बार में कितनी चीज़ों को करें और उसकी प्रैक्टिस हुई नहीं होती है। और एक साथ सामने देखें कि साइकिल चलाएं, कि हैंडल देखें, हैंडल संभाले, साइकिल संभाले, खुद को संभाले, इस ढेर सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में हो जाता है। तो हमको ना ब्रेक मारने समय सोचना होता है, ना मुड़ाते समय सोचना होता है, ना पैडल मारते समय कुछ नहीं सोचना होता है, वो अपने आप चलता जाता है, मुड़ाता है, मुड़ा देते हैं। अभी कुछ करते भी रहे, हम कहीं बातचीत करें, मुड़ाता है तो हम लोग आसानी से मुड़ा देते हैं, ब्रेक दबा देते हैं जब गाड़ी आती है। ये नहीं सोचना पड़ता है कि ब्रेक कहाँ है, देखें तब ब्रेक दबाएंगे, ऐसे वो कुछ करना नहीं होता है। तो वो चीज़ें होती हैं, वो जो चीज़ें होती हैं वो अभ्यास की चीज़ें होती हैं, और अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो साथियों हम लोग जो जितने भी फैक्ट हैं याद करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे, अभ्यास करेंगे उसका। तो जो हम नाटक की बात कर रहे थे, तो नाटक जो है जयशंकर प्रसाद की नाटकों की चर्चा कर लिए हम। तो अगला जो जो ऑप्शन नंबर सी और डी है, उसका भी जो है वदन नामक नाटक है, उसके जो रचयिता है हरिकृष्ण प्रेमी हैं। यानी जो हरिकृष्ण प्रेमी है वो है वदन नाटक लिखते हैं, और उसके जो प्रकाशन वर्ष होता है उनका 1934 ईस्वी होता है। और जो रक्षाबंधन नाटक है वो गिरीश कर्नाड का प्रसिद्ध नाटक है। जो रक्षाबंधन है गिरीश कर्नाड का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। तो साथियों
आज के लिए बस इतना ही। इसी का अगला कड़ी, अगले प्रश्नों को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। 22 के बाद से हम लोग शुरू करेंगे। ये पहला पार्ट रहा हमारा, तो बने रहिएगा अंततः विरासत एकेडमी के साथ। और साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना धैर्य के साथ आप लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए, विरासत एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, आपके प्रश्नों को हल कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।